नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विकास स्टडी पॉइंट पे। मैं विशाल आ गया हूँ आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। स्वागत करता हूँ आपका इसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 भूगोल का, ज्योग्राफी का, बुक नंबर फर्स्ट में सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सिर्फ हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आइए करते हैं बिना टाइम गवाए। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। एक मिनट में पेन डिसाइड कर लो एक बार यहाँ पे। तो बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है पृथ्वी का जहाँ पे दिन और रात बड़े होते हैं? वो कहाँ होते हैं? ध्रुवों पे। ध्रुव भी एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पृथ्वी की, जहाँ पे दिन व रात सबसे बड़े होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य तप से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? यह पृथ्वी पर किस रूप में प्राप्त होता है? यानी यह पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होता है? सूर्य सूर्य से निकलने वाली जो तप होती है उसी को सूर्य तप बोलते हैं। ये सूर्य है, ठीक है। अब इसके जो सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है उसी को हम सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप अथवा आगामी सौर विकिरण कहते हैं। ये पृथ्वी पर लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? भारत के कौन से अक्षांश पर सूर्य को 21 जून को सीधी किरणें पड़ती है? वह कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री हाफ ऑफ उत्तरी अक्षांश पे। 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पे सीधी पड़ती है? विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पे 21 मार्च व 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती हैं। अब अपसौर तथा उपसौर, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का। अपसौर किसे कहते हैं और यह कब होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने को ये परिक्रमा बोलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर रहती है। इसी स्थिति को अपसौर कहते हैं। तथा उपसौर किसे कहते हैं और ये स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर मात्र पृथ्वी सूर्य से होती है। इस स्थिति को, सूर्य की इस स्थिति को अपसौर उपसौर कहते हैं। उपसौर किसे कहते हैं और यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। कहने का मतलब है सूर्य पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान 3 जनवरी को सबसे निकट प्राप्त होती है, सबसे निकट आ जाती है। 14 करोड़ 70 लाख डिस्टेंस उनके बीच में रह जाता है मात्र। इस स्थिति को अब उपसौर कहा जाता है। तापमान के सामान्य ह्रास दर से क्या अभिप्राय है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। इसे ही तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है। और 1000 मीटर की ऊंचाई जैसे हम पार कर लेते हैं तो तापमान में कितनी गिरावट आती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। इसे ही हम तापमान का सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल सूर्य तप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है? अब जानते हैं पार्थिव विकिरण किसको कहते हैं। सूर्य तप तो आपने समझ लिया, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सूर्य तप कहते हैं। वायुमंडल सूर्य तप की अपेक्षा भौमिक अर्थात पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है, जिसके निम्न कारण है। पार्थिव विकिरण उसको कहते हैं जैसे सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो हमारे धरातल को गर्म करती है, जो धरातल से निकलने वाली ऊष्मा होती है उसी को पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में है, जिसे वायुमंडल नहीं सोख सकता। लघु मतलब ज्यादा तरंगों के रूप में है। सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल सोख नहीं पाता और वो सीधे सीधे धरती पे आ जाती है। यह सौर विकिरण भूतल पे पहुंच के पृथ्वी को गर्म करता है।
अभी विकिरण सौर मंडल से विकिरण पहुंच तो गया पृथ्वी पर और पृथ्वी को गर्म भी करने लग गया धीरे धीरे। पृथ्वी से ऊष्मा अतिरिक्त तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित कर लेती है, अपने में समा लेती है और वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है, आप लोगों को पता है, और पृथ्वी से ऊष्मा अतिरिक्त ज्यादा तरंगों के रूप में निकलती है और CO2 से अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल गर्म हो जाता है। समझ गए आप लोग? पृथ्वी के गर्म तथा ठंडे होने के 3 तरीके बताइए। चालन: जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब है कि आसमान में ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं, जब गर्म ठंड पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है, गर्म से ठंडे की तरफ वो जाती है जब तक दोनों पिंडों का तापमान बराबर ना हो जाए। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, सूर्य तप तथा तापमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्यतः सूर्य तप व तापमान को पर्यायवाची शब्दों में समझा जा सकता है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न विभिन्न अर्थ करता है। सूर्य तप क्या है? सूर्य तप ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। ये पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये पृथ्वी को कैसे प्राप्त होती है? ये पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होती है। अब तापमान: तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। दूसरा पॉइंट, सूर्य तप को कैलोरी में मापा जाता है। ये 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। और तापमान को थर्मामीटर द्वारा सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तीसरा, गर्मी कारण मात्रा है जिसकी किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ जाता है। अगर किसी हम पदार्थ को गर्मी देते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जैसे मानो लोहे को अगर हम गर्मी में पिघला रहे हैं तो धीरे धीरे उसका तापमान बिगड़ता जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा तापमान आ जाता है जिस पर वो बिल्कुल पिघल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइस को पिघलने के लिए कितना तापमान चाहिए होता है और पानी को उबलने के लिए कितना तापमान चाहिए होता है। 1 डिग्री सेल्सियस वह आइस धीरे धीरे मेल्ट करना चालू कर देती है और 100 डिग्री पहुंचने पर वह उबलने लग जाती है। तापमान का तीसरा पॉइंट, तापमान गर्मी का प्रभाव है। गर्मी से तापमान बढ़ता है। जैसे 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 वायुमंडल में गर्मी बढ़ती जाती है सूर्य ताप की अपेक्षा ज्यादा, वैसे वैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जाता है और हमें गर्मी का महसूस होने लगती है। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। संवहन तथा अभिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप ऐसे ऐसे बना भी सकते हैं इसको, संवहन तथा अभिवहन। इसमें आप तीन तीन पॉइंट भी लिख देंगे तो आपके 3 नंबर कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है। संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमश लंबत ऊष्मा का संतरण होता रहता है। संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में क्रमश यानी धीरे 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 लंबत ऊष्मा का स्थानांतरण बढ़ता रहता है। और अभिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरित होता रहता है। एक ही दिशा में ऊष्मा चलती रहती है। मध्य अक्षांशों में होने वाले मौसम की विभिन्न अभिवहन के कारण ही होती है। जो अलग अलग मौसम में विभिन्नता होती है वो अभिवहन के कारण ही होती है। यह प्रक्रिया गैस तथा तरल पदार्थों में होता है, यानी ठोस पदार्थ में संवहन की प्रक्रिया कभी नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया सिर्फ गैस तथा तरल पदार्थ में ही होती है। वायु द्वारा चलित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। उष्ण कटिबंधीय कौन से क्षेत्र है? दक्षिण का क्षेत्र है। ये जो हमारा भारत है इसका दक्षिण का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है और ऊपर का क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र। तो वायु द्वारा चलित मुद्राएं, समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधीय से यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र से में ऊष्मा का संचार करती है। धीरे 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 ऊष्मा का संचार करते हुए ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंच जाती है। यह प्रक्रिया ठोस, गैस तथा तरल तीनों पदार्थों में पाई जाती है अभिवहन की। परंतु संवहन की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ ठोस पदार्थों में ही नहीं होकर गैसीय व तरल पदार्थों में पाई जाती है। किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की और उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। आप संवहन की सीधी सीधी आप डेफिनेशन जान सकते हो। किसी गैसीय तरल पदार्थ के एक भाग के दूसरे भाग की ओर आवरण द्वारा ऊष्मा के संचार को यही ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। किसी सिर्फ गैस व तरल पदार्थ में, अगर वहां ठोस की बात आ जाती है तो उसे अवयन कहते हैं। यह बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में था। बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। साइबेरियन के मैदान में वार्षिक तापमान सर्वाधिक अधिक क्यों है? उष्ण महासागरीय धारा, उष्ण महासागरीय धारा जो है हमारा भारत कुछ इस तरीके से दिखता है।
ओशन महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा उन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है तथा जहां ये मुड़ती है वहां उन क्षेत्रों के तापमान को ये बढ़ा देती है तथा उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की मौजूदगी में उत्तर अटलांटिक सागर ज्यादा गर्म होता है और सतह के ऊपर तापमान शीघ्रता से कम होता जाता है। आप लोगों को पता है समुद्र बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पार्थिव विकिरण क्या है और ये किस तरह से लाभदायक है? सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। अब आपको पता चल गया पृथ्वी की सतह को कौन गर्म करता है? सौर विकिरण। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है। जैसे पृथ्वी गर्म हो जाती है वह खुद वायुमंडल में धीरे धीरे बड़ी तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण छोड़ती रहती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडलीय गैसें, ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगों को सोख लेती है, जैसे CO2 मैंने आपको बताया था अभी, जो क्या है पार्थिव विकिरण को सोख लेती है और वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे इस ताप लो अंतरिक्ष में संचरित किया जाता है तथा धीरे धीरे जो ताप है वायुमंडल में धीरे 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 अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। पृथ्वी रात के समय ठंडी हो जाती है। अगर आसमान साफ हो, अगर वहां पे कोई बादल ना हो तो धीरे 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 जो पार्थिव किरण है वो आसमान में जाके वायुमंडल में विलीन हो जाती है वायुमंडल के थ्रू। लेकिन जब आसमान साफ रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय। भूपृष्ठीय वायु तापमान विकिरण को तुलनात्मक वर्ण कीजिए। किसको वर्ण करना है? भूपृष्ठीय, भूमि के पृष्ठ, भूमि को वायु तापमान वितरण के तापमान के वितरण को समाप्त रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है। समताप रेखाएं सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों को आपस में मिलती है। समताप रेखाएं अक्सर अक्षांशों के समांतर बढ़ती है। समताप रेखा कहाँ बढ़ती है? अक्षांशों के समांतर, अक्षांशों की दिशा में बढ़ती है। यह सामान्य प्रवृत्ति से विचलन विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की तुलना में जनवरी में ज्यादा स्पष्ट देखे जाती है। यह उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र विशेषकर जुलाई की अपेक्षा जनवरी में ज्यादा स्पष्ट देखी जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा भूभाग ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, आपका पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा खेती की जाती है उसे को उत्तरी भाग कहा जाता है, जहाँ पे भूमि समतल होती है बिल्कुल, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा भूभाग ज्यादा है। साथ ही समुद्र धाराओं का प्रभाव भी ज्यादा दिखाई देता है इन क्षेत्रों में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए भी यहाँ कम प्रभाव देखने को मिलता है। अब देख लीजिए आप, दक्षिण में होने के बावजूद भी यहाँ समुद्र का क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद भी यहाँ धाराओं का प्रभाव कम देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर की दिशाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा कारण है वायुताप का। अब इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल को तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्ण कीजिए। पृथ्वी के धरातल यानी पृथ्वी का जो धरातल है जिसपे हम रहते हैं, उस पे जो तापमान का वितरण, जो तापमान होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के ठंडे या गर्म होने को दर्शाता है, जिसे डिग्री में मापते हैं। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वह कौन कौन से कारक हम पढ़ेंगे? पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा समुद्र से दूरी, पांचवा चौथा महासागर धारा या वायु राशि। पहला अक्षांश। अक्षांश कैसे? किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा सूर्य ताप पर निर्भर करता है। सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांशों के अनुसार ही भिन्नता पाई जाती है। समझिए। लैटिट्यूड, ऊंचाई। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। जैसे ये हमारा स्थल मंडल है, ये नीचे से गर्म होते 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 ये ऊपर 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 जाता है, क्योंकि आपको पता है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, माइनस गिरावट आती है। तो जितना नीचे गर्म होगा उससे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो हमें बिल्कुल ठंडा मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितना आपको ठंडा मिलेगा? स्थल मंडल से 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे की से ऊपर की ओर गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों में इस स्थानों पर तापमान कम होता है। जो भाग समुद्र तल के पास होते हैं उन पर तापमान बहुत अधिक होता है, और जो ऊंचे भाग होते हैं कश्मीर की साइड
या उत्तरी भाग जिसको कहते हैं, जहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो ऊंची ऊंचे भागों पर स्थित है, वहां तापमान बहुत कम रहता है, इसकी अपेक्षा बहुत कम रहता है। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। आखिर वो स्थान समुद्र से कितनी दूरी पे है, ये डिपेंड करना जरूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। दिन के समय आप देखेंगे, अगर आप 11-12 बजे भी जाते हो तो समुद्र का पानी आपको ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो सूरज उगा ही है, अभी धीरे धीरे वो आपको समुद्र को गर्म करना चालू करेगा। अगर आप रात के टाइम जाते हैं 2 बजे 3 बजे, तो आपको देखने को मिलेगा कि समुद्र अभी भी ठंडा है, अभी भी सॉरी गर्म है। क्यों? क्योंकि वह दिन में बहुत गर्म हो गया था, वह धीरे धीरे गर्म हुआ था, अब धीरे धीरे वह ठंडा होएगा। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। वायु संहिता या वायु राशि तथा महासागरीय धारा, इन तीनों का मतलब एक ही है। वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। कोशन वायु संहिता से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा ठंडी वायु संहिता का प्रभावित होने तापमान कम रहता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है। कोशन वायु संहिता से प्रभावित होने वाले स्थान जो रहते हैं वहां पे तापमान अधिक रहता है। ठंडी वायु संहिता से प्रभावित होने तापमान कम होता है। जहाँ पे महासागरीय धाराएं ठंडी बहती है उस स्थान पे बहुत अधिक ठंडी होती है, और जहाँ महासागरीय धाराएं गर्म बहती है उस स्थान का तापमान वैसे अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऊष्मा के बजट का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का बजट का वर्णन कीजिए। वायुमंडल की ऊपरी सतह को 1000 इकाइयों सूर्य तप प्राप्त करता है। इसका विकिरण इस प्रकार है, चित्र में देखिए। सूर्य तप का विकिरण, सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा को एलडीओ कहा जाता है। इसमें क्या है, 16% धूल कण और वाष्प कणों द्वारा अवशोषित होते हैं, 3% बादलों द्वारा अवशोषित होते हैं, 6% वायु द्वारा, 20% बादलों द्वारा, 4% जल तथा स्थल द्वारा परिवर्तित हो जाता है, और 51% सूर्यता पृथ्वी पर जल और स्थल द्वारा अवशोषित होता है। इनको पूरा मिला के तो 49% हो गया। अब पार्थिव विकिरण जो 51% है, इकाई में 17% इकाई सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, 6% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, CO2 जिसको करती है, सिर्फ 9% सेवन के द्वारा अवशोषित होती है, और 19% संगठन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। 15 और 51 और 49 कितने हो गए, 100%। लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण, दीर्घ तरंगों का पार्थिव विकिरण, इस चित्र में आप देख सकते हैं सीधा सीधा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें।